नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपने घर के बाहर जाती है अपने सामान को लेकर के, तो उसकी माँ उसे बताती है कि खाना टाइम पे खाना, ये सब। जैसी माएँ फ़िक्र करती हैं वैसे ही बिल्कुल फ़िक्र के साथ इंद्राणी को गुड बाय कहती है। और जब वो गुड बाय कहती है और इंद्राणी जब चली जाती है अपने पिता के साथ एयरपोर्ट की तरफ, तभी इधर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। जहाँ ईशांत अपनी माँ को संभालते हुए कहता है, अभी तो आप बड़ी मज़बूत बन रही थी, अभी क्यों रोने लगी। जिस पर वो कहती है कि इसलिए मज़बूत तो बनना पड़ेगा ना बच्चा। बच्चे के सामने अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो वो जा नहीं पाएगी। उसे बहुत कुछ करना है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। अभी उसे साबित करना होगा कि वो कैसी इंसान है। क्या मतलब माँ? यही कि उसके पास बहुत ताकत है, लेकिन उस ताकत का कैसे वो इस्तेमाल करती है, ये देखने वाली बात होगी। जितनी ज़्यादा ताकत उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी। ताकत के साथ ज़िम्मेदारी ज़रूर आती है। अगर ताकत है तो ज़िम्मेदारी भी होती है, पर हर कोई उस ज़िम्मेदारी को नहीं निभा पाता। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत कुछ है, लेकिन वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इंद्राणी ने कहा उसके पिता और उसके अंकल के बारे में। उसने अपनी दोस्त के साथ इतना गलत इसलिए किया क्योंकि उसे रिजेक्शन मिला। ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही अगर रिजेक्शन मिला और उसने अपनी रिजेक्शन से सीख कर उसने खुद को दूसरी पढ़ाई में दूसरे तरीके से खुद को बनाया, तो भी उसे कोई हक नहीं बनता कि वो उस ताकत का, उस ज्ञान का इस तरह से किसी के साथ, किसी के ऊपर इस्तेमाल करे। ये बहुत बड़ी बात है। और इंद्राणी को ये बात बचपन में ही समझ आ गई थी। इसलिए अब देखना ये है कि इंद्राणी अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करती है। और मैं चाहती हूँ कि मैंने जो उसे सिखाया है वो उसका अच्छे से इस्तेमाल करे और अपनी ताकत को एक बेहतर इंसान बनाने में इस्तेमाल करे और बेहतर दुनिया बनाने में। वो बेहतर दुनिया कैसी होती है माँ? ये कहना बहुत मुश्किल है कि बेहतर दुनिया कैसी होती है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी बेहतर नहीं होता, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। सब कुछ बदलते रहता है वक्त के साथ। इंसान बदल जाते हैं, लोगों के हालात बदल जाते हैं, लोगों का बर्ताव बदल जाता है। जो पेड़ 10 साल से एक जगह पे था वो पेड़ भी कट जाता है। सब कुछ बदल जाता है। परिवर्तन ही जीवन का आधार है। लेकिन ये परिवर्तन अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि परिवर्तन से जो वो करना चाहते हैं वो लोगों के भले के लिए है या लोगों को इससे क्षति होगा, लोगों को नुकसान होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसलिए बनी ताकि लोगों की मदद हो सके, लेकिन लोगों की मदद से ज़्यादा वो लोगों के विनाश का कारण बन गई। तुमने इतिहास में तो पढ़ा ही होगा, परमाणु। हाँ माँ, मैंने पढ़ा तो है। वो शायद इतनी गलत नीयत से नहीं बना था जितने गलत नीयत के साथ उसका इस्तेमाल किया गया। इसलिए बेटा, हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हें मिला है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे कर्मों को मानते नहीं हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं जो अच्छा कुछ करते हैं। यहाँ बुराई ही सबसे आगे हो जाती है, अच्छाई ही पीछे रह जाती है। लेकिन माँ, बुराई पे तो हमेशा अच्छाई की जीत होती है ना।
जीत तो होती है, लेकिन तब जब बुराई एकदम चरम सीमा पे पर होती है। जब बुराई को पहले ही दम तोड़ देना चाहिए, तब भी बुराई दम नहीं तोड़ती, बल्कि बुराई हमेशा अच्छाई पे भारी पड़ती है। तब तक जब तक कि अच्छाई एकदम से उभर कर सामने नहीं आती। पर ऐसा क्यों है? ये मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। आखिर क्यों लोग दबते हैं, सिसकते हैं, तड़पते हैं, लेकिन उसके बाद आखिर में कोई आता है जो उन दबे हुए, कुचले हुए लोगों को सहारा देता है, लड़ता है, और फिर वही लोग जो कभी दबे हुए थे, कुचले हुए थे, वही लोग अचानक से उठ खड़े होते हैं। और यही वो वक्त होता है जब अच्छाई एक इंसान का मुखौटा ओढ़े लोगों के सामने आती है। और यही चीज़ लोग पहले क्यों नहीं समझ पाते हैं, पता नहीं। अगर वो चाहते तो वो खुद में ही ये सब कर पाते, लेकिन पता नहीं क्यों हर इंसान वो इंसान नहीं बन पाता जो बनना चाहिए। क्या मतलब माँ? मतलब ये कि बेटा, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन लोग अच्छाई को छोड़ बुराई को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये सही है। पर वास्तविकता में क्या सही है और क्या गलत, वो इस पे सवाल ही नहीं करते। वो कभी नहीं पूछते कि क्या सही है और क्या गलत। बस जो दिल में आता है वो करते हैं, या यूँ कहूँ कि जिसमें उन्हें मज़ा आता है वो वही करते हैं। इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मज़ा किसी के लिए ज़िंदगी भर का सज़ा, ज़िंदगी भर की सज़ा बन जाते हैं, और इस सज़ा को वो पूरी उम्र ढोते हैं, ये सोचकर कि ये उनकी किस्मत है। और जो इस किस्मत से भागना चाहते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, और जो इस किस्मत से लड़ना चाहते हैं वो लड़कर, झगड़कर इस दुनिया में क्रांति लाते हैं और कुछ नया बनाते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी एक नई राह दिखाते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुट्ठी भर होते हैं, और वो मुट्ठी भर लोग ही होते हैं जो दुनिया को एक नई राह पर लेकर जाते हैं। और ये कुछ ही लोग कर पाते हैं। पर ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग कर पाते हैं? हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हर किसी में वो बात नहीं होती है। हर किसी की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है। हर कोई वो नहीं जानता जो सामने वाला जानता है। तुम यही देखो ना, जो ज्ञान तुम्हारे टीचर के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे गुरु के पास नहीं है। ऐसा क्या है जो मेरे गुरु के पास नहीं है? मासूमियत, वो तुम्हारे गुरु के पास नहीं है। जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उनकी मासूमियत ख़त्म हो जाती है। पर ये मासूमियत क्या होती है माँ? मासूमियत, जैसे तुम अभी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, ये ख्वाहिशें बड़े होते होते लोगों के अंदर ख़त्म हो जाती है। जवाब की तलाश करना लोग छोड़ देते हैं। बस सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है, सारा ज्ञान, सारा संपत्ति, सब कुछ। उसे जो भी चाहिए वो सब हासिल कर सकता है, पर कुछ सीखना नहीं चाहता। ये मासूमियत, ये क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर ख़त्म हो जाती है। जानने की इच्छा इंसान को जीवित रखता है, लेकिन जब इंसान के अंदर जानने की इच्छा ख़त्म हो जाती है तो इंसान बस ज़िंदगी को जीता है, सांस लेता है। इच्छा ही इंसान को जीवित रखता है। अगर एक व्यक्ति के अंदर
उसकी इच्छा ही ख़त्म हो गई तो वो जीवित नहीं रह सकता। माँ, आपकी बातें ना मुझे समझ तो आ रही है, लेकिन लगता है कि मैं इसके लिए बहुत छोटा हूँ। तुम छोटे नहीं हो, बस तुम भाग रहे हो। क्या मतलब माँ? तुम मतलब पूछ रहे हो, मतलब तुम सच में भाग रहे हो। माँ, ऐसी बात मत कहिए, मैं नहीं भाग रहा। तुम भाग ही रहे हो। तुम सत्य से भाग रहे हो। तुम जानना चाहते हो सब कुछ, लेकिन फिर भी डरते हो। ये डर अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा डर कर कुछ हासिल नहीं होता। कभी कभार डर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और डर का सामना करना चाहिए, ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें। हर इंसान जो भी संघर्ष करता है और किसी मुकाम पर पहुंचता है, उसने अपने डर का सामना किया होता है, तभी वो उस मुकाम पर पहुंचता है। वरना बाकी सब तो डर डर कर ही ज़िंदगी गुजारते हैं। कानून का डर, अपनों का डर, रिश्तों को खो देने का डर, हर चीज़ का डर, अकेले पड़ने तक का डर। लोगों को हर एक बात का डर होता है। ये डर अच्छा होता है या बुरा होता है माँ? ये डर अच्छा भी है और बुरा भी। ये डर होना लोगों को अच्छाई की तरफ भी ले जा सकता है और बुराई की तरफ भी ले जा सकता है। कई बार हमें डरना चाहिए कानून व्यवस्था से, ताकि हम कुछ बुरा ना करें किसी के साथ। लेकिन अगर हम ज़्यादा डरने लगे तो वो व्यवस्था अगर हमारे ऊपर अत्याचार करने लगेगी तो हम कभी कुछ कह ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें डरना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो व्यवस्था हम पर हावी हो जाए। समझ आई मेरी बात? समझ आ गई। इधर इंद्रानी अपने पिता मुथु के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही इंद्रानी मास्क लगा लेती है सफ़ेद रंग का, और उसे लगाकर वो अंदर जा रही होती है। जिस पर उसके पिता कहते हैं, तुम्हें डर लग रहा है? जिस पर इंद्रानी कहती है, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, पर मैं सावधानी रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो जो मैंने कल्पना भी ना किया हो, इसलिए मैं सावधानी के साथ चलना चाहती हूँ। क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना पिताजी, कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। मैं नहीं चाहती कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जो हो जिसे हम टाल सकते थे, पर हमने ध्यान नहीं रखा और वो हो गया। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे तुम करो। चलो अंदर चलते हैं। फिर सब कुछ हो जाता है। चेक इन का समय जब आता है, तो जब पासपोर्ट पे फ़ोटो रहता है इंद्रानी का, उस फ़ोटो को देख करके वहाँ की जो बैठी रहती है वो कहने लगती है, स्टाफ मेंबर, कि ये जान पहचानी चेहरा लग रहा है, जैसे मैंने इसे न्यूज़ में देखा हो। वो ये बात अपने मन मन में कह रही होती है, और इंद्रानी उसकी चेहरे और उसके हाव भाव से समझ जाती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इंद्रानी तुरंत कहती है, आपका हो गया हो तो दे दीजिए। जिस पर वो उसे दे देती है, और फिर उसके पिता को वो गुड बाय कहते हुए फ़्लाइट में बैठ जाती है। वो अपने पिता को जब आखिरी बार अलविदा कह रही होती है, तब वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बचाने के लिए आप किसी से झूठ नहीं कहेंगे। अगर कोई आपके पास आता है और मेरे बारे में पूछताछ करता है, तो आप उसे सच बता दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि आपको, माँ को या भैया को कुछ भी हो। जिस पर मुथु कहता है, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें बचाने के लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा,
नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो। आपकी बेटी हूँ मैं, और आपको पता है मुझ में क्या एबिलिटीज़ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें मुझ तक पहुँचने दें, अगर वो मुझ तक पहुँचना चाहते हैं तो। हाँ, बस आप खुद से मत जाइएगा। जिस पर वो कहते हैं, मैं जानता हूँ, अगर कोई आता है तो मैं उसे कोशिश करूँगा ना बताने की। जिस पर इंद्राणी कहती है, नहीं, आप बताइएगा, मैं भी तो देखूँ वो मुझ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करते हैं। मैं वैसे भी 14 साल की हो गई हूँ, बस 2-3 साल में मैं बड़ी हो जाऊँगी और फिर मैं अपने आप का अच्छे से ख्याल रखूँगी, और आपका भी। तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखो। नहीं पिताजी, मैं भी आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम रख लेना, लेकिन अभी तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। बस अच्छे से जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे लोगों के बीच रहो, दोस्ती करो, कुछ नया सीखो, खुद को बेहतर बनाओ। जी पिताजी। वो मुथु का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। वहाँ जब जापान के एयरपोर्ट में उतरती है तो वहाँ के लोगों को देखकर वो काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि हर कोई हड़बड़ी में रहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत रिलैक्स थे और आराम से अपना काम कर रहे थे। वो लोगों को देखकर उनके अंदर खुशी, दर्द, परेशानी सबको देख रही थी, समझ रही थी। उनके लैंग्वेजेस को वो देखकर ही सीख रही थी, बात करने के तरीके और सब कुछ सीख रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, वो अच्छे से लैंग्वेजेस सीखते जा रही थी। फिर जब टैक्सी लेना था तो वो टैक्सी के पास जाकर उन्हीं की लैंग्वेज में बात करती है और बताती है कि उसे इस यूनिवर्सिटी पे जाना है। फिर वो उसे यूनिवर्सिटी ले जाते हैं और वो उससे बात कर रहे होते हैं कि तुम कहाँ से आई हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तो इंडिया से आई हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि अगर तुम इंडिया से आई हो तो तुम्हें इतनी अच्छी जापानीज़ कैसे आ सकती है बोलने। जिस पर वो कहती है कि मुझे आ जाता है, मैंने सीखा है इसे। जिस पर वो कहते हैं कि अच्छा, तुमने सीखा है तो मुझे हिंदी सिखाओगी क्या, तुम्हें हिंदी आती है। जिस पर वो कहती है, हाँ, मैं भारत से हूँ तो मुझे हिंदी क्यों नहीं आएगी। फिर वो उनसे हिंदी सिखाती है। हालांकि वो अपनी माँ के दिए हुए कुछ खाने भी टैक्सी से उतरकर उन्हें देती है, कुछ बिस्किट वगैरह। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, इतना काफ़ी है। वो अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं और फिर जाने लगते हैं। तभी इंद्राणी कहती है, नहीं, आपने मेरे देश के बारे में अच्छा बोला, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे देश के लिए कुछ ऐसी खाने की चीज़ें टेस्ट करें जो मैंने अपने देश से लाया। फिर वो बेसन के लड्डू उसे देती है और कहती है, इसे टेस्ट कीजिए, मेरी माँ के बनाए हुए हैं। ये सुनकर वो ले लेता है और कहता है, माँ ने बनाया है तो लेना ही पड़ेगा। फिर वो उसे लेते हैं और खाते हैं और फिर कहते हैं, बहुत अच्छा है। फिर वो अपने यूनिवर्सिटी जाती है। यूनिवर्सिटी जाते हुए वो पूरे टाइम देख रही होती है लोगों को। उसके मन में बहुत सारी सवाल थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिलते जा रहे थे। वो आगे बढ़ती गई और सीधे प्रिंसिपल ऑफिस का पहुंच गई। उसने किसी से कुछ पूछा नहीं कि एड्रेस क्या है प्रिंसिपल ऑफिस का जाने का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैरान थे। क्योंकि जब वो क्लास में आई तो बहुतों ने उसे रास्ते भर में देखा और देखा कि ये तो बाहर से आई है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं पूछा किसी से। ये तो सीधे प्रिंसिपल ऑफिस गई और अपना सब कुछ मार्क्स वगैरह सबमिट किया और यूनिवर्सिटी में उसे अच्छी जगह पढ़ने को भी मिल गया।
इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए।